हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में। तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तो इसको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन सा एक्ट नंबर है, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 का एक्ट है ये। इसके बाद चलते हैं इसका प्रियम्बल क्या बोलता है कि एक्ट टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल में कॉन्सोलिडेट करने की बात की गई है और अमेंड करने की बात की गई है लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये कौन से ईयर ऑफ रिपब्लिक पे है, तो ये 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। कब इनेक्ट किया गया, तो 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक पे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक्ट नंबर 2 फिर कॉन्सोलिडेट और अमेंड करने के लिए बनाया गया, और तीसरा है 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में बताया गया है कि जो सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की लेकर बात करता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट में क्या बताया गया है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट में ये बताया गया कि जो शॉर्ट टाइटल होगा इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंट करेगा, मतलब होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ये बताया गया कि जो चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 हैं, चैप्टर 8, 10 और 11 अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नागालैंड पे और अदर ट्राइबल एरियाज पे। तो चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 क्या है? चैप्टर नंबर 8 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 10 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पे? नागालैंड पे भी अप्लाई नहीं होंगे और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इनको अप्लाई कर सकती है, होल और पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड पे और अदर ट्राइबल एरियाज पे। अब जानते हैं कि ये ट्राइबल एरियाज होते क्या हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो बताते हैं कि ट्राइबल एरियाज होते क्या हैं। तो ट्राइबल एरियाज में ऐसे एरियाज जो कि इमीडिएटली बिफोर 21 जनवरी 1972, मतलब 21 जनवरी 1972 के पहले इंक्लूड किए गए हैं ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के जैसे में इंक्लूड किए गए हैं एज रिफर्ड इन। कहाँ पे रिफर्ड किया गया है? तो पैरा नंबर 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 21 जनवरी 1972 के पहले ऐसे एरियाज जो कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के अंतर्गत आते थे, जो कि रिफ़र किए गए हैं 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में, वहाँ पे जो भी रिफ़र किए गए हैं उनको माना जाएगा ट्राइबल एरियाज। ये ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन बताई गई है। लेकिन इस ट्राइबल एरियाज में क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग इंक्लूडेड नहीं है। अब हम देखते हैं इसका एनफोर्समेंट कब हुआ था। तो जो एक्ट है सीआरपीसी, ये एनफोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1974। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका एनफोर्समेंट क्या हुआ, कब हुआ था। तो इसका एनफोर्समेंट हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। तो अब प्रिलिमिनरी के पहले हम जो सेक्शन 1 है उसमें इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज में बताया गया कि जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी। इसका नाम होगा सीआरपीसी 1973। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। चैप्टर 8, 10 और 11 स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकती है। और ट्राइबल एरियाज में कौन होगा, क्या कौन से एरियाज को ट्राइबल एरियाज कहा जाएगा? जो कि 21 जनवरी 1972 के पहले ट्राइबल एरियाज ऑफ असम थे, उनको ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि पैरा नंबर 20 ऑफ 6 शेड्यूल में बताया गया है। लेकिन इन ट्राइबल एरियाज में म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग नहीं आता है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर इसका एनफोर्समेंट डेट में। इसका एनफोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन से बात करते हैं। सेक्शन नंबर 2 में बताया गया डेफिनेशंस में क्लॉज ए बोलता है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस कौन से ऐसे ऑफेंस होंगे जिनको बेलेबल बोला जाएगा? ऐसे कौन से ऑफेंस होंगे जिनको बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत रखा गया? तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया ऐसे ऑफेंस जिसको फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत बेलेबल शो किया गया है वो सारे ऑफेंस बेलेबल होंगे। और साथ ही साथ कोई अदर एक्ट के अंतर्गत, अदर लॉ के अंतर्गत उन ऑफेंसेस को बेलेबल बनाया गया है, वो सारे ऑफेंसेस कहलाएंगे बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें सिंपल ये याद रखना है कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होगा? ऐसे ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है या फिर कोई अदर लॉ में उनको बेलेबल बताया गया है।
और उसके बाद आते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंस। नॉन बिलेबल ऑफेंस में इनको छोड़ के सारे ऑफेंस नॉन बिलेबल होंगे। एनी अदर ऑफेंस यहाँ पे लिख दिया है, जो बिलेबल को छोड़ के जितने भी ऑफेंस बचेंगे वो सारे के सारे नॉन बिलेबल होंगे। अब हम चलते हैं क्लॉज बी में। क्लॉज बी में बताया गया चार्ज। तो चार्ज में बता दिया, चार्ज इंक्लूड हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। तो चार्ज का सिंपल एकदम ही सिंपल डेफिनेशन रखी गई है कि कोई भी हेड ऑफ चार्ज उसमें व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, मतलब चार्ज जो होता है इसका कोई एकदम पर्टिकुलर डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं बताई गई। इसमें ये बताया गया है कि जो चार्ज है उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो जो चार्ज होता है कि जब भी आप कभी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप चार्ज लगाएंगे, किसी के ऊपर चार्जशीट बनेगी, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर जैसे 294 323 लगी है, 294 ऑब्सीन सॉन्ग और 323 वॉलंटरी क्रॉसिंग हार्ट, ये दो ऑफेंस लगे हैं। तो यहाँ पे जब 293 लगेगी तो जो चार्ज है वो इंक्लूड कर रहा है हेड ऑफ चार्ज, मतलब एक चार्ज के अंदर बहुत सारे हेड ऑफ चार्जेस इंक्लूड होंगे। व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, जब चार्ज के पास एक से ज़्यादा हेड्स हैं तब। तो यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी क्या होता है कि जो चार्जशीट होती है उसमें सिर्फ सिंगल ऑफेंस भी लगता है, जैसे कि 302 लगा मर्डर के चार्जेस। अब इसमें 302 में मर्डर का चार्ज लग गया तो इसमें और कुछ लगा ही नहीं है, तो ये सिर्फ एक चार्ज है लेकिन ये भी एक चार्ज कहलाएगा। और जब 294 और 323 लगा तो ये भी एक चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पे चार्ज बोल दिया कि जब मोर हेड्स देन वन होंगे तब भी वो चार्ज कहलाएगा, और अगर एक हेड है के अंदर ही मोर हेड्स हैं तो वो भी सारे के सारे चार्ज के अंतर्गत आएंगे। तो इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन रखा गया, एकदम कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं रखी गई चार्ज की। इसके बाद हम चलते हैं 2 क्लॉज सी में, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जो कि मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच कॉग्निजेबल केस, मतलब यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ साथ कॉग्निजेबल केस की भी बात करी गई है कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा, तो जिसमें पुलिस ऑफिसर जो होगा वो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत या फिर किसी अदर लॉ के अंतर्गत किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है किसी को एज पर फर्स्ट शेड्यूल या फिर और कोई अदर लॉ के अंतर्गत, तो उसको उस ऑफेंस को कहा जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि एक एग्जांपल है 294, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो यहाँ पे जो पुलिस है वो सीधे सीधे उसको जाके अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके क्लॉज डी में। डी में बताया गया कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग to a magistrate with a view to taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include police report। तो जो कंप्लेंट की डेफिनेशन है 2D में, 2D में जो कंप्लेंट की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये पहली बात तो ओरली भी की जा सकती है और राइटिंग में भी की जा सकती है। और किसको की जाएगी? तो हमेशा और हमेशा मजिस्ट्रेट को ही की जाएगी। अब आते हैं कि किसके द्वारा की जाएगी, तो किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो नोन हो या वो अननोन हो। मतलब ऑफेंस को उसको लेकर जरूरी नहीं कि वो नोन पर्सन ही हो, कोई अननोन पर्सन भी कंप्लेंट दायर कर सकता है। और उस ऑफेंस में क्या अगर कंप्लेंट हो रही है तो उस कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट काउंट नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट एक अलग मैटर है। पुलिस रिपोर्ट जैसे कि आप जब जाएंगे पुलिस थाने में और वहाँ जाके आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो वो वहाँ पे होगी वो FIR। अब FIR के बाद पुलिस उसको रिपोर्ट बना के भेजेगी मजिस्ट्रेट के पास। उस मजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट जाएगी तो वो कहलाएगी पुलिस रिपोर्ट, जिस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। तो यहाँ पे जब बात आ रही है कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। और ये सबसे ज़्यादा प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर क्या कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट आती है? तो कंप्लेंट के अंदर कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। और कंप्लेंट कहाँ पे दिया हुआ है? तो 2D में दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कंप्लेंट होने पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट हो रही है, अगर बाय सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है, अब उसको बाद में पता चलता है कि यार ये ऑफेंस जो है ये तो पुलिस रिपोर्ट पे जाना ही नहीं था, ये तो कंप्लेंट केस है। मतलब उस पुलिस ऑफिसर ने नोट कर लिया, बाद में उसको पता चलता है कि वो जो ऑफेंस है
आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको क्या पता चल रहा है कि जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो तब वो जो पुलिस रिपोर्ट जिसको पुलिस ऑफिसर पेश करेगा वो एज अ कंप्लेंट कहलाएगी। मतलब पहले उसको लगा कि भाई पुलिस रिपोर्ट जब होती है तो वो कॉग्निजेबल केस में होती है, अब कॉग्निजेबल है ही नहीं, वो नॉन कॉग्निजेबल केस है। तब जो पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगी वो कहलाएगी कंप्लेंट, और जो पुलिस ऑफिसर जो उसको पेश कर रहा है उस रिपोर्ट को तो वो हो जाएगा कंप्लेनेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं हाई कोर्ट। 2E में बताया गया हाई कोर्ट की डेफिनेशन। हाई कोर्ट की डेफिनेशन में बताया गया है कि इन रिलेशन टू एनी स्टेट हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। मतलब हाई कोर्ट का डेफिनेशन सिंपल है कि कोई भी स्टेट को अगर हाई कोर्ट है तो उस स्टेट के हाई कोर्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब जहाँ पे भी हाई कोर्ट वर्ड आएगा तो जिस स्टेट में जहाँ पे जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का नाम आप समझ लीजिएगा। लेकिन जब बात आएगी यूनियन टेरिटरी टू विच ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ, तब वो हाई कोर्ट, मतलब किसी यूनियन टेरिटरी में कोई हाई कोर्ट नहीं है लेकिन कहीं और का हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन उस यूनियन टेरिटरी पर है तो वो हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे वही हाई कोर्ट होगा। अब आ रहे हैं कि इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई यूनियन टेरिटरी से अगर कोई अलग यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट क्रिमिनल अपील जाती है, उस कोर्ट में जो क्रिमिनल अपील का हाईएस्ट कोर्ट है वो कहलाएगा हाई कोर्ट। तो ये एकदम सिंपल रखा गया हाई कोर्ट की डेफिनेशन। इसके बाद चलते हैं 2F में इंडिया, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। 2G में चलते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी में इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी इंक्वायरी होगी वो अदर देन ट्रायल कहलाएगी। मतलब इन्वेस्टिगेशन अलग होता है और इंक्वायरी अलग होती है और ट्रायल अलग होता है। तो क्या इंक्वायरी में ट्रायल इंक्लूड है? नहीं। क्या ट्रायल में इंक्वायरी इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्वायरी की डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया गया है कि अदर देन ट्रायल, मतलब इंक्वायरी जो है वो ट्रायल है ही नहीं, जो कि कंडक्ट किसके द्वारा की जा रही है? मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये वर्ड लिख दिया गया कि मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और कोर्ट भी कर सकता है। तो जब बात यहाँ पे कोर्ट की आ रही है तो कोर्ट और मजिस्ट्रेट तो बोलेंगे आप एक ही होता है, नहीं, मजिस्ट्रेट अलग होते हैं और कोर्ट अलग होता है। ये अभी हम जब सेक्शन 11 के आगे चलेंगे, जब CJM के बारे में पढ़ेंगे, जब सेशन जज के पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के जैसा रिफ़र किया जा रहा है और जो कोर्ट ऑफ सेशंस होते हैं उनको रिफ़र किया जाता है एज अ कोर्ट। तो यहाँ पे ये वर्ड जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट लिखा गया वो इसीलिए लिखा गया कि इंक्वायरी कोई भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ये अदर देन ट्रायल है। इसके बाद चलते हैं 2H में। 2H बताता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया कि इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कलेक्शन किया जा रहा है एविडेंस का, और किसी अदर पर्सन के द्वारा जिसको अदर देन मजिस्ट्रेट, जिसको ऑथराइज किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं, कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया और वो कलेक्ट कर रहा है एविडेंसेस को, तो वो भी क्या कहलाएगा? एविडेंस। ऐसी प्रोसीडिंग को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन। एविडेंस नहीं, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका सिंपल बता दिया गया कि जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? 2I में बताया गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें बता दिया गया कि एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। यहाँ पे बताया गया कि जब भी किसी एविडेंस को ओथ पे लिया जाएगा तब वो कहलाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें जो एविडेंस है वो किस पे लिया जा रहा है? ओथ पे। ओथ होती है मतलब जैसे कि आप लोग ने कभी देखा होगा कि पिक्चर्स या सिनेमाज में कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच किसी का कुछ नहीं कहूँगा, तो काइंड ऑफ ओथ है। तो जब भी कोई एविडेंस ओथ पे लिया जाता है, लाइक एफिडेविट पे लिया जाता है, तब वो कहलाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके बाद आते हैं 2J लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो लोकल ज्यूरिडिक्शन की डेफिनेशन इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 2J में दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K में बताया गया, जिसमें बता दिया गया जो कि सेक्शन 8 में एरिया डिफाइंड है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे। 2L मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने अभी 2C पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस का, अब आ रहे हैं 2L में। 2L बताता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में
तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये बता दी गई जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी पर्सन को वारंट के बिना अरेस्ट करने की, मतलब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट ही नहीं कर सकता ऐसे केसेस पे, तब वो कहलाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बाद हम चलते हैं 2M में। 2M बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जैसा कि पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, वो कहलाएगा नोटिफिकेशन। इसके बाद हम चलते हैं 2N ऑफेंस। 2N ऑफेंस में बताया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2N ऑफेंस। ऑफेंस में बताया गया कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है एनी किसी भी लॉ के अंतर्गत फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और इंक्लूड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। मतलब अगर किसी भी लॉ में कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन पनिशेबल है तो वो कहलाएगा ऑफेंस। और इस ऑफेंस के अंतर्गत क्या इंक्लूड किया गया, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत जो भी कंप्लेंट जाएंगी वो भी कहलाएंगी ऑफेंस। तो यहाँ पे ऑफेंस का जो दो मीनिंग दिए हुए हैं कि भाई कोई भी एक्ट ओमिशन जो कि किसी भी लॉ में पनिशेबल हो। उसके बाद दूसरा ये बता दिया गया कि इसमें क्या 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 इंक्लूड होता है। तो सेक्शन 20 की कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट की गई है तो वो भी ऑफेंस के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2O। 2O बात करता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सिर्फ और सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है, 2O में दिया हुआ है। 2P में दिया हुआ है प्लेस। प्लेस की डेफिनेशन एक बार राजस्थान सिविल जज में पूछी जा चुकी है कि प्लेस के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल इंक्लूड होता है। 2Q प्लीडर। प्लीडर का डेफिनेशन में बताया गया है कि एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड और अंडर एनी लॉ for the time being in force to practice in such court and include any other person appointed with the permission of court to act in such proceeding। प्लीडर का डेफिनेशन में बताया गया कि किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट में कोई व्यक्ति अपीयर हो रहा है जिसको ऑथोराइज किया गया है बाय लॉ कि भाई वो प्रैक्टिस कर सकता है उस कोर्ट में, या फिर ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, तब वो कहलाएगा प्लीडर। तो ये है 2Q में प्लीडर की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं 2R में। 2R में बताया गया पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट है जो कि सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंतर्गत रिपोर्ट फाइल की जा रही है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसको, मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो कहलाएगी पुलिस रिपोर्ट। 2S में बताया गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में बताया गया है कि कोई भी ऐसा पोस्ट या फिर प्लेस जिसको डिक्लेयर्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज अ पुलिस स्टेशन। इसके बाद चलते हैं 2T में। 2T में बताया गया है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंपॉर्टेंट है, 2U को आप याद रखें। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा व्यक्ति जो इसको सेक्शन 24 के अंतर्गत अपॉइंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक वर्ड और लिख दिया गया कि इस सेक्शन 24 के सिवाय इट इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो व्यक्ति सेक्शन 24 के अंतर्गत एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ है वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में आ ही रहा है, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन भी जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे काम कर रहा है तो वो पर्सन को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद चलते हैं 2B में सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। इसके बाद 2W समन केस, ये इंपॉर्टेंट है। 2W समन केस में ऐसे केसेस जो वारंट केस नहीं है। तो वारंट केस क्या होता है, तो 2X में चलते हैं। तो 2X में बताया गया वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, LI और एक्सीडिंग 2 ईयर। मतलब 2 साल से प्लस की सज़ा या फिर LI है या फिर डेथ है, तो ये सारे मामले कहलाएंगे क्या, वारंट केस। और अगर ये मामले इसमें नहीं आ रहे हैं, इससे कम है, 2 साल से कम है, तो वो कहलाएंगे क्या, समन केस। इसके बाद हम चलते हैं 2WA में बताया गया है विक्टिम की डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि कोई भी पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है कैसा, लॉस और इंजुरी। अब यहाँ पे वर्ड इंजुरी यूज़ किया गया है जो कि सेक्शन नंबर 44 ऑफ IPC में डिफाइंड है। तो कोई भी पर्सन अगर लॉस या फिर इंजुरी सफ़र किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, क्या किसी एक्यूज्ड पर्सन के एक्ट या ओमिशन की वजह से, हैज़ बीन चार्ज एंड एक्सप्रेशन विक्टिम,
अगर मतलब कोई भी इंजरी या फिर लॉस सस्टेन किया गया है विक्टिम के द्वारा, किसके एक्ट के द्वारा, एक्यूज के एक्ट के द्वारा, और इस विक्टिम के अंतर्गत कौन इंक्लूड होगा, तो विक्टिम के हायर और गार्जियन और लीगल हायर दोनों ही इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब विक्टिम के साथ साथ यहाँ पे विक्टिम खुद भी इंक्लूडेड है इसमें, हिज और हर गार्जियन और लीगल हायर, मतलब लीगल हायर और गार्जियन को भी विक्टिम की डेफिनेशन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो विक्टिम की डेफिनेशन है ये कब ऐड की गई, तो ये ऐड की गई थी 2008 में, लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 2008 का, ये एनफोर्स हुआ था 31/12/2009 को। मतलब 31 दिसंबर 2009 को ये एक्ट लागू हुआ था। जो अमेंडमेंट एक्ट 2008 को पास किया गया था वो लागू हुआ था 31/12/2009 को। तो यहाँ पे कई बार जो डायलेमा फंसता है इसको कई क्वेश्चंस में कि विक्टिम को कब ऐड किया गया, तो कहीं पे ऑप्शन में 2008 लेता है, कहीं पे 2009 लेता है। तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो जनरली डिलीट हो जाता है। तो इसके बाद हम एक बार समझ लेते हैं कि सेक्शन 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 में पहला है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है, उसका 2B चार्ज, 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो हेडिंग्स है वही इंपॉर्टेंट है इसमें। 2D में कंप्लेंट, कंप्लेंट जो होती है वो ओरल और राइटिंग में होती है, नोन या फिर अननोन पर्सन के द्वारा भी हो सकती है। इसके बाद 2D में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बता दिए कि कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये बताया गया 2E में हाईकोर्ट की डेफिनेशन, 2I में, 2F में इंडिया, 2G में इंक्वायरी। इंक्वायरी में बताया गया कि अदर देन ट्रायल होती है और बाय कंडक्ट किसके द्वारा, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। 2H में इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, जिसको कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन जिसको जो कि ऑथराइज मजिस्ट्रेट के द्वारा वो भी कलेक्ट कर सकता है, तो वो कहलाएगा इन्वेस्टिगेशन। 2I में बताया गया जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2J में बताया गया लोकल जुरिस्डिक्शन, 2K में बताया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि सेक्शन 8 में डिफाइंड है, 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट, 2M में नोटिफिकेशन, 2N में ऑफेंस। ऑफेंस की कैटेगरी में ऑफेंस के सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस में बता दिया गया कि जो सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, 2P प्लेस, 2Q प्लीडर, उसके बाद 2R पुलिस रिपोर्ट। और इसके बाद इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट पुलिस स्टेशन भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 2W समन केस और वारंट केस। 2X में वारंट केस है और 2W में समन केस है और 2WA में विक्टिम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 में। तो सेक्शन नंबर 3 की सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एकदम मतलब डेथ, मतलब इतना कोई खास कभी आता ही नहीं है क्वेश्चन। मतलब ये डेड जोन है, यहाँ से कुछ बेयर एक्ट में ऐसे डेड जोन आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बनते ही नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस वही डेड जोन के अंतर्गत ही आता है, ये कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। और अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 पूछा जाता है, तो सेक्शन नंबर 4 में बता दिया गया ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी ट्रायल होंगे जो कि ऑफेंस, पहली बात तो ऑफेंस कहाँ पे दिया हुआ है, तो इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है कि कौन सी क्या चीज़ क्या है, क्या चोरी होगी, क्या डकैती होगी, क्या रॉबरी होगी, क्या हार्ट होगा। तो ये सारे ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में दिए हुए हैं और सिर्फ इंडियन पिनल कोड में ही नहीं, अदर लॉज में भी दिए हुए हैं। अदर लॉ जैसे आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, तो ये जो एक्ट हैं इनमें भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं। तो अब जो ये बात की गई है कि जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 में बताया गया कि जो आईपीसी के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे चलाया जाएगा, जैसा कि इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है वैसे ही उनके ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जाएगी। तो क्लॉज 1 बात करता है इंडियन पिनल कोड से, और अदर कोई ऑफेंसेस है जो कि अदर लॉ में डिफाइंड है उनका भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीजर दी हुई है उस हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे आईपीसी से पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 क्लॉज 1 में दिया है कि सेक्शन 4 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कौन से क्लॉज के हिसाब से की जाती है, तो होगा सेक्शन 4 क्लॉज 1, और अगर अदर लॉज आता है तो सेक्शन 4 क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 5 है जो कि बात करता है सेविंग से, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
सेक्शन 5 को आप याद रख सकते हैं कि एज अ सेविंग लिखा हुआ है।